नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर चलता कैसे है? आज हम इसी पर बात करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के उतार चढ़ाव, इसकी गर्मागर्म बहसें और इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी देश का संविधान, क्या वो पत्थर की लकीर होता है या फिर एक जीती जागती चीज जो समय के साथ बदलती रहती है, सांस लेती है। सच पूछें तो आज भारत में जो भी राजनीतिक बहस हो रही है उसकी जड़ में यही सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, भारत की नींव तक। आखिर वो कौन से बड़े सिद्धांत थे जिन पर इस देश को बनाया गया था? देखिए, भारत की एक बहुत ही अनोखी बात है इसका सेक्युलरिज्म, मतलब पंथ निरपेक्षता को देखने का नजरिया। ज्यादातर देशों में क्या होता है कि धर्म और सरकार बिल्कुल अलग अलग होते हैं, पर भारत ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। यहाँ सरकार सभी धर्मों से एक जैसी दूरी बनाकर रखती है, जिससे सभी को अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी मिले। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है, सच में। और हाँ, ये जो संतुलन है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सोचिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों से लेकर 20वीं सदी में आज़ादी की लड़ाई की बहसों तक हमारे नेताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और फिर जाके 1976 में ये सोच हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा बनी। लेकिन ये कहानी सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। भारत का जो प्लूरलिज्म है, यानी इसकी विविधता, वो तो इसकी भाषाओं में भी दिखती है। आपको पता है, यहाँ कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हमारा संविधान 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देता है। ये अपने आप में देश की शानदार विविधता का एक जश्न है। तो सवाल उठता है कि ये जो नींव के पत्थर थे, ये आज कितने मजबूत हैं? क्योंकि आज के भारत में खुद हमारा संविधान ही एक बड़ी गर्मागरम और कभी-कभी तो काफी विवादास्पद राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। एक उदाहरण लेते हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि क्या देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी पुराने फैसले को बदलने के लिए उनकी राय मांग सकते हैं। अब ये सुनने में एक कानूनी सवाल लगता है, पर असल में ये सरकार और न्यायपालिका के बीच ताकत के संतुलन का एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 143 में। ये आर्टिकल राष्ट्रपति को ये शक्ति तो देता है कि वो बड़े कानूनी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये राय सिर्फ सलाह होती है, कोई आदेश नहीं, और इसका इस्तेमाल पहले से दिए गए फैसलों को पलटने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही तनाव हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। वहां विधानसभा में कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करने के सरकार के कदम पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है? सरकार और चुने हुए नुमाइंदों की शक्तियों के बीच की जो लाइन है, वो आखिर कहाँ है? अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बड़ी बड़ी कानूनी बहसों का एक आम इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना। सच तो यह है कि इसका बहुत गहरा लेना देना है। ये बहसें सीधे सीधे हमारे अधिकारों पर असर डालती हैं। मिसाल के तौर पर वोट देने का अधिकार। हम सबको लगता है कि ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है ना? पर कानूनी तौर पर मामला थोड़ा पेचीदा है। अदालतें इसे एक स्टैट्यूटरी राइट मानती हैं। इसका मतलब यह है कि ये अधिकार हमें सीधे संविधान से नहीं, बल्कि संसद के बनाए कानून से मिलता है। अब यह फर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे तय होता है कि इस अधिकार को कितनी मजबूती से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और आज के सोशल मीडिया के जमाने का क्या? यहां बोलने की आजादी की सीमा कहां खत्म होती है? सुप्रीम कोर्ट भी इसी पशुपेश में है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाएं, ताकि फ्री स्पीच और कमजोर लोगों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के बीच एक सही संतुलन बनाया जा सके। लेकिन जब बात आती है न्याय मिलने की, तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं कि चिंताजनक है। क्या आप ये आंकड़ा जानते हैं? भारत की अदालतों में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी से जुड़े 97% केस, जी हां 97%, आज भी पेंडिंग है। ये एक चौंकाने वाला नंबर है जो दिखाता है कि हमारा कानूनी सिस्टम सबसे कमजोर लोगों तक न्याय पहुंचाने में कितना पीछे है। तो ठीक है, ये तो हुई सिद्धांतों की बात, पर वो मशीनरी, वो संस्थाएं जो इस लोकतंत्र को चलाती हैं, जैसे कि हमारी संसद, वो इन चुनौतियों का सामना कैसे कर रही हैं? अगर हम संसद के हालिया कामकाज पर नजर डालें तो आंकड़े कुछ अच्छे नहीं दिखते।
हाल के सत्रों में लोकसभा ने अपने कुल समय का सिर्फ 29% और राज्यसभा ने 34% ही काम किया। मतलब ज्यादातर वक्त हंगामे और रुकावटों में बर्बाद हो गया, और जो असली काम है, कानून बनाना, वो बहुत कम हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक है। इस हंगामे के बीच संसद को मॉडर्न बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। जैसे सांसदों की हाजिरी दर्ज करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लगाया गया है। ये जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक छोटा पर जरूरी कदम है। पर सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ नई तकनीक से असली समस्या सुलझ जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि असली मुद्दा तो ज्यादा गहरा है। डिप्टी स्पीकर जैसे जरूरी पद खाली पड़े हैं, और संसदीय कमेटियां जिनका काम सरकार के काम पर नजर रखना होता है, वो भी लगातार कमजोर हो रही हैं। तो जब हम इन सभी बातों को, संविधान पर हो रही बहस, अधिकारों की लड़ाई और हमारी संस्थाओं की चुनौतियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे देश की है जो अपनी पहचान को लेकर एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रहा है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे शब्दों से लेकर संसद में कामकाज के नियमों तक, भारत का लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनकर तैयार हो चुकी है। नहीं, ये तो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसे हर दिन, हर बहस और हर चुनौती एक नया आकार दे रही है। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इस बड़ी राष्ट्रीय बहस में आखिरी फैसला किसका होगा? जनता का, संसद का, या फिर अदालतों का? इस सवाल का जवाब ही भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।